जरा एक पल के लिए ना लाल रंग के बारे में सोचिए। लाल रंग। हाँ, मान लीजिए एक कमरे में एक मेज पर लाल रंग के 10 अलग अलग कार्ड रखे हैं। किसी कार्ड का रंग थोड़ा गहरा है, कोई टमाटर जैसा लाल है, तो कोई बिल्कुल ईंट जैसा। अच्छा, समझ रही हूँ। अब अगर 10 अलग अलग लोगों को उस कमरे में बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि इनमें से सबसे सच्चा और तीव्र लाल रंग कौन सा है, तो गारंटी है कि हर इंसान का जवाब अलग होगा। बिल्कुल, हर कोई अपने हिसाब से अलग कार्ड चुनेगा। है ना? लेकिन अगर हम इसे जीव विज्ञान के नजरिए से देखें, तो उन सभी इंसानों की आंखों में लाल रंग को पहचानने वाली कोशिकाएं, जिन्हें हम फोटोरिसेप्टर्स कहते हैं, वो बिल्कुल एक जैसी काम कर रही हैं। हाँ, एनाटॉमी तो सबकी एक ही है। और उन कोशिकाओं को बनाने वाले जीन भी एक जैसे हैं। लेकिन फिर भी लाल रंग का जो अंतिम अनुभव है, उसकी जो तीव्रता है, वो हर दिमाग के लिए बिल्कुल अलग होती है। सही बात है। वो अनुभव बहुत ही व्यक्तिपरक यानी सब्जेक्टिव हो जाता है। बिल्कुल। और पता है, ठीक यही बात हमारी भावनाओं पर लागू होती है। दिलचस्प तुलना है। जब कोई इंसान कहता है कि वो खुश है या उदास है, तो हम बस मान लेते हैं कि हम उसका दर्द या उसकी खुशी समझ रहे हैं। लेकिन असल में खुशी या अकेलेपन की परिभाषा वो हर व्यक्ति के लिए उसके अपने लाल रंग की तरह होती है, बिल्कुल निजी। हाँ, और शायद यही वजह है कि हम भावनाओं को इतना रहस्यमयी मान लेते हैं। सही कहा। और यही आज की हमारी इस गहरी चर्चा का मुख्य विषय है। आज हम प्रोफेसर एंड्रू ह्यूबरमैन के रिसर्च के पन्नों को पलट रहे हैं, ताकि ये समझ सकें कि असल में हमारी भावनाएं कोई जादुई चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं, उनके पीछे एक पूरा विज्ञान है। हाँ, आज हम यही डिकोड करेंगे कि कैसे नसों, रसायनों और हमारे बचपन के अनुभवों का एक बहुत ही सटीक जैविक खेल हमारी भावनाओं को जन्म देता है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। भावनाओं को समझने की शुरुआत में ना सबसे बड़ी अड़चन यही आती है कि हम उन्हें कविता या दर्शन का हिस्सा मान लेते हैं। हाँ, मतलब साहित्य में तो भावनाओं को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। बिल्कुल, क्योंकि हर व्यक्ति का अनुभव इतना अलग होता है, इसलिए ये सोचना आसान है कि भावनाओं को विज्ञान के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। कि वो बस हवा में कहीं से आ जाती हैं। हाँ, लेकिन अगर हम मस्तिष्क के सर्किट, उसके अंदर बहने वाले हार्मोन और विकास के शुरुआती चरणों को एक साथ रखकर देखें, तो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभरती है। तो मतलब कोई जादुई धुंध नहीं है। एकदम नहीं। भावनाएं कोई रहस्यमयी धुंध नहीं है जो अचानक कहीं से आ जाती हैं, बल्कि ये मस्तिष्क और शरीर के अंगों के बीच लगातार चलने वाली डेटा की एक लेन देन प्रक्रिया है। डेटा की लेन देन। हाँ, जब हम इस लेन देन को समझ लेते हैं ना, तो भावनाओं का एक बहुत ही सटीक और मापा जा सकने वाला विज्ञान सामने आ जाता है। और यही वो बात है जो किसी भी आम धारणा को पूरी तरह से पलट कर रख देती है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारी भावनाएं बस यूं ही हम पर हावी हो जाती हैं। हाँ, जैसे कि हमारा उन पर कोई कंट्रोल ही ना हो। बिल्कुल। लेकिन रिसर्च की गहराइयों में जाने पर एक बहुत ही बुनियादी ढांचा मिलता है। जीव विज्ञान के स्तर पर इंसान जो कुछ भी महसूस करता है, उसका निर्माण मुख्य रूप से 3 पैमानों पर होता है। वो 3D ग्राफ वाला कंसेप्ट। हाँ हाँ, मान लीजिए ये एक 3D ग्राफ है। इस ग्राफ का पहला पैमाना है ऑटोनॉमिक अराउजल। सरल शब्दों में कहें तो शरीर की सतर्कता या शांति का स्तर। सही। मतलब कोई व्यक्ति कॉफी पीने के बाद दिल की तेज धड़कन के साथ कितना सतर्क है, या सोफे पर आराम करते हुए कितना शांत है। बिल्कुल। दूसरा पैमाना है वैलेंस, जिसका सीधा सा मतलब है कि जो भी महसूस हो रहा है वो सकारात्मक है या नकारात्मक, अच्छा लग रहा है या बुरा। हाँ, एक तरह से ये अनुभव की क्वालिटी बताता है। और तीसरा, जो व्यक्तिगत रूप से मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है, वो है इंटरोसेप्शन बनाम एक्सटेरोसेप्शन। ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। मतलब किसी व्यक्ति का पूरा ध्यान उसके शरीर के अंदर चल रही हलचल पर केंद्रित है, जैसे दिल की धड़कन या पेट की गुड़गुड़ाहट, या फिर उसका ध्यान बाहरी दुनिया और आसपास के माहौल पर है। देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन तीनों पैमानों में भी ये जो तीसरा हिस्सा है ना, इंटरोसेप्शन और एक्सटेरोसेप्शन, ये सबसे ज्यादा चंचल होता है। चंचल? वो कैसे? इसे एक तराजू की तरह देखना चाहिए। जब कोई इंसान एक सामान्य स्थिति में होता है, तो उसका ध्यान बाहरी दुनिया और आंतरिक शरीर के बीच एक स्वस्थ संतुलन में रहता है। मतलब वो बाहर की चीजें भी देख रहा है और अंदर भी नॉर्मल महसूस कर रहा है। हाँ, लेकिन तनाव के समय ये संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है। अच्छा। जब कोई गहरे तनाव या घबराहट में होता है, तो उसका इंट्रोसेप्शन अचानक से बहुत हावी हो जाता है। मतलब सारा ध्यान शरीर के अंदर चला जाता है। बिल्कुल। शरीर के अंदर क्या चल रहा है, सांसें कितनी तेज चल रही हैं,
पेट में कैसे ऐंठन हो रही है, इस पर ध्यान इतना ज्यादा केंद्रित हो जाता है कि बाहरी दुनिया लगभग धुंधली लगने लगती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही आम अनुभव है जब हम पैनिक करते हैं। हाँ, और इसी विज्ञान को आधार बनाकर येल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने मूड मीटर नाम का एक ऐप भी तैयार किया है। मूड मीटर। हाँ, ये ऐप लोगों को ये पहचानने में मदद करता है कि वे इन 3 पैमानों पर कहाँ खड़े हैं, ताकि वे अपनी भावनाओं को बस बुरा लग रहा है कहने के बजाय ज्यादा सटीक शब्द दे सकें। उस मूड मीटर ऐप का काम करने का तरीका सच में बहुत दिलचस्प है। हाँ। मतलब अगर कोई इंसान बहुत उच्च स्तर की सतर्कता यानी हाई अराउजल महसूस कर रहा है और साथ ही उसका वैलेंस सकारात्मक है, तो वो दोनों मिलकर चेयरफुल या उत्साहित भावना बन जाते हैं। बिल्कुल, ऊर्जा भी है और अच्छा भी लग रहा है। वहीं अगर सतर्कता उच्च है लेकिन वैलेंस नकारात्मक है, तो वो गुस्सा या एंग्जाइटी बन जाएगा। एकदम सटीक। लेकिन एक सेकंड रुकिए, यहां मुझे एक बात खटक रही है। क्या हम इंसानों को सिर्फ डेटा के बिंदुओं में नहीं बदल रहे हैं? मतलब मानवीय भावनाएं साहित्य का हिस्सा रही हैं, उन पर महाकाव्य लिखे गए हैं। हाँ, कला का आधार ही भावनाएं हैं। तो क्या इतने जटिल, खूबसूरत और काव्यात्मक अनुभव को सिर्फ इन 3 वैज्ञानिक पैमानों में बांध देना भावनाओं को एक रोबोटिक और यांत्रिक प्रक्रिया नहीं बना देता? यह सवाल अक्सर उठता है जब हम जीव विज्ञान और चेतना को मिलाते हैं। लेकिन इसे इस नजरिए से देखिए, संगीत की किसी भी महान सिम्फनी या राग को ले लीजिए। अच्छा। वो कितनी भी भावुक या रूहानी क्यों ना हो, उसके मूल में सिर्फ कुछ ही स्वर होते हैं। वही 7 सुर होते हैं ना? हाँ, सारे गामापा। बिल्कुल, उन स्वरों की फ्रीक्वेंसी को मापा जा सकता है, उनकी एक गणित होती है। तो क्या संगीत के उस विज्ञान को समझने से बेथोवन या तानसेन के संगीत की खूबसूरती कम हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि शायद हम उसकी और ज्यादा कद्र करने लगते हैं। बस, भावनाओं को इन 3 पैमानों में विभाजित करने का मतलब इंसानों को रोबोट बनाना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब कोई इंसान गहरी उदासी या अपार खुशी में डूबा होता है, तो उस वक्त उसके शरीर और मस्तिष्क के हार्डवेयर में वास्तव में क्या हलचल हो रही है, उसे समझा जा सके। मैं समझ रहा हूँ। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये हार्डवेयर हमारे जीवन के पहले दिन से ही काम करना शुरू कर देता है। ओहो, जीवन के पहले दिन से? अगर हम जीवन के बिल्कुल शुरुआती चरण की बात करें तो ये सवाल मन में आता है कि भावनाओं का ये पूरा सिस्टम शुरू कैसे होता है? हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मतलब जब एक नवजात शिशु इस दुनिया में आता है, तो क्या उसके पास इन 3 पैमानों का कोई अनुभव होता है? अगर हम विज्ञान की माने तो शुरुआत बहुत अलग होती है। जानकारी के अनुसार नवजात शिशु सिर्फ और सिर्फ इंटरोसेप्शन के सहारे जीते हैं, है ना? बिल्कुल सही। जब एक छोटा बच्चा रोता है तो उसके दिमाग में ये स्पष्ट विचार नहीं होता कि मुझे भूख लगी है या कमरे का तापमान बहुत कम है, मुझे ठंड लग रही है। हाँ, उनका दिमाग उस तरह से प्रोसेस नहीं करता। उसे बस अपने शरीर के अंदर एक अजीब सी घबराहट, एक एंग्जाइटी महसूस होती है। बाहरी दुनिया से उसको कोई वास्ता नहीं होता। वो रोता है क्योंकि उसे अंदर कुछ असुविधा महसूस हो रही है। हाँ, और फिर यहीं से बाहरी दुनिया की एंट्री होती है, जब कोई देखभाल करने वाला माता पिता उस रोने की आवाज सुनकर प्रतिक्रिया देता है। तो ये एक्सटेरोसेप्शन की शुरुआत है। बिल्कुल। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो वो प्रतिक्रिया ही एक्सटेरोसेप्शन की पहली सीढ़ी होती है। कैसे? जब बच्चा रोता है और कोई उसे उठाकर दूध पिलाता है या उसे गर्माहट देता है, तो उस नन्हे से मस्तिष्क में एक कनेक्शन बनता है। उसे समझ आता है कि उसके आंतरिक अलार्म का समाधान बाहरी दुनिया से आ रहा है। मतलब इंटेरोसेप्शन का हल एक्सटेरोसेप्शन में है। एकदम सही। मनोविज्ञान के इतिहास में इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए बोल्बी और आइंसवर्थ का स्ट्रेंज सिचुएशन प्रयोग एक बहुत बड़ा मील का पत्थर माना जाता है। वो एक्सपेरिमेंट। इस प्रयोग ने ये दिखाया कि माता पिता के इस शुरुआती रिस्पॉन्स का बच्चे के भावनात्मक विकास पर कितना गहरा असर पड़ता है। उस स्ट्रेंज सिचुएशन प्रयोग के बारे में जितना पढ़ा जाए, उतना ही वो मानवीय रिश्तों की जड़ें खोल कर रख देता है। बिल्कुल। प्रयोग बहुत सीधा था। एक कमरे में एक छोटे बच्चे को उसकी माँ के साथ खेलने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर अचानक माँ कमरे से बाहर चली जाती है और बच्चा अकेला रह जाता है। और फिर देखा जाता है कि बच्चा कैसे रिएक्ट करता है। हाँ, थोड़ी देर बाद माँ वापस लौटती है और माँ के लौटने पर बच्चा कैसी प्रतिक्रिया देता है, इसके आधार पर शोधकर्ताओं ने बच्चों को 4 श्रेणियों में बांटा। टाइप ए थे सिक्योर या सुरक्षित बच्चे। माँ गई, वे रोए। माँ वापस आई, वे खुश हो गए और फिर से खेलने लगे। ये सबसे स्वस्थ प्रतिक्रिया है। लेकिन जो टाइप बी था, अवॉइडेंट या बचने वाले बच्चे,
वे सबसे ज्यादा हैरान करने वाले थे। हाँ, वो केस बहुत दिलचस्प है। मतलब माँ के जाने पर उन्होंने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी और माँ के वापस आने पर भी उन्होंने माँ को लगभग नजरअंदाज कर दिया। ऐसा कैसे? देखिए, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि अवॉइडेंट बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। वो जन्म से ऐसा नहीं है। तो फिर क्या वजह है? ये उसके उस शुरुआती इंट्रोसेप्शन और एक्सटरोसेप्शन के संतुलन का नतीजा है। अगर किसी बच्चे ने बार बार ये अनुभव किया है कि उसके रोने पर बाहरी दुनिया यानी माता पिता से कोई स्थिर या लगातार प्रतिक्रिया नहीं मिलती, अच्छा, तो उसका मस्तिष्क एक्सटरोसेप्शन की उम्मीद ही छोड़ देता है। वो अपनी आंतरिक घबराहट को खुद ही दबाना सीख लेता है। ओहो, मतलब वो बाहर से मदद की उम्मीद छोड़ चुका है। बिल्कुल। इसी तरह टाइप सी यानी एम्बिवेलेंट बच्चे होते हैं जो माँ के लौटने पर उससे चिपकते भी हैं और गुस्से में उसे मारते भी हैं। क्योंकि वो कंफ्यूज्ड है। हाँ, क्योंकि वे बाउंड्रिंग दुनिया के रिस्पॉन्स को लेकर पूरी तरह से भ्रमित होते हैं। और फिर टाइप डी डिसऑर्गेनाइज्ड बच्चे होते हैं जिनका व्यवहार बिल्कुल अव्यवस्थित होता है। तो ये सब शुरुआती अनुभवों से तय होता है। हाँ, इन पैटर्न्स को बनाने में सामाजिक जुड़ाव के 4 मुख्य तत्वों का सबसे बड़ा हाथ होता है। नजर मिलाना, आवाज का लहजा, चेहरे के भाव और शारीरिक स्पर्श। बचपन में इन्हीं 4 तत्वों के जरिए बच्चा अपनी आंतरिक दुनिया और बाहरी दुनिया के बीच एक संतुलन बनाता है। अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो एक बच्चा किसी नन्हे वैज्ञानिक से कम नहीं होता। हाँ, नन्हा वैज्ञानिक, बिल्कुल सही कहा। मतलब वो अपनी छोटी सी दुनिया में लगातार परिकल्पनाओं का यानी हाइपोथेसिस का परीक्षण कर रहा होता है। हाँ, वो डेटा इकट्ठा कर रहा होता है। जैसे अगर मैं धीरे से रोता हूँ तो क्या मुझे दूध मिलेगा? हाँ, अगर मैं जोर से चिल्लाता हूँ तो क्या कोई दौड़ कर आएगा? हाँ, अगर मैं मुस्कुराता हूँ तो क्या सामने वाला चेहरा भी मुस्कुराएगा? बिल्कुल। बचपन की यही टेस्टिंग बड़े होने पर भावनाओं को नियंत्रित करने की हमारी क्षमता तय करती है। इंट्रोसेप्शन और एक्सटेरोसेप्शन का ये अंतर हम आज भी महसूस कर सकते हैं। हाँ, एक बहुत ही आसान तरीके से। मान लीजिए कोई व्यक्ति आराम से बैठकर अपनी आंखें बंद कर ले और सिर्फ अपने सांसों के आने जाने पर ध्यान दे, अपनी दिल की धड़कन सुनने की कोशिश करें। ये शुद्ध इंट्रोसेप्शन है। एकदम सही। और फिर वो आंखें खोले और सामने दीवार पर एक छोटे से बिंदु को लगातार घूरना शुरू कर दे, तो वो एक्सटेरोसेप्शन की स्थिति में चला जाएगा। जीवन भर इंसान इन्हीं 2 चीजों के बीच पेंडुलम की तरह झूलता रहता है और संतुलन बनाने की कोशिश करता है। लेकिन ये पेंडुलम वाली स्थिति हमेशा स्थिर नहीं रहती। फिर नहीं रहती। नहीं, बचपन में एक सुरक्षित बच्चे ने जो संतुलन बना लिया होता है वो एक समय पर आकर पूरी तरह से हिल जाता है। और वो समय कौन सा है? वो समय है यौवन या प्यूबर्टी। बचपन के जो नियम बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, यौवन आते ही शरीर के अंदर होने वाले भारी हार्मोनल विस्फोट के कारण वे सारे नियम अचानक से बदल जाते हैं। अरे हाँ, टीनेज के साल। यह कोई मामूली मनोवैज्ञानिक बदलाव नहीं है जिसे कोई बच्चा जानबूझकर कर रहा हो। यह एक बहुत ही तीव्र और शक्तिशाली जैविक भूचाल है जो उसके शरीर के अंदर आ रहा है। प्यूबर्टी के इस पूरे विज्ञान ने तो मेरे सोचने का नजरिया ही बदल दिया। आमतौर पर यही माना जाता है कि किशोरावस्था में होने वाले सारे बदलाव, उनका चिड़चिड़ापन सीधे हार्मोन्स के कारण होता है। हाँ, लोग अक्सर कहते हैं अरे इसके तो हार्मोन बदल रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन असल में ये कहानी शरीर से नहीं बल्कि मस्तिष्क से शुरू होती है। हाँ, दिमाग के अंदर से। एक बहुत ही खास अणु है जिसका नाम है किस्पेप्टिन। किस्पेप्टिन। इसे आप शरीर का एक मास्टर अलार्म क्लॉक समझ सकते हैं। बचपन भर ये अलार्म बंद रहता है, फिर अचानक एक दिन ये अलार्म बजता है और फिर बदलाव शुरू होते हैं। हाँ, किस्पेप्टिन रिलीज होता है जो मस्तिष्क में GnRH नाम के एक केमिकल को जगाता है। वो केमिकल फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को चालू करता है और तब जाकर वो फैक्ट्री शुरू होती है जो शरीर में एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन की बाढ़ ला देती है। बिल्कुल। ये एक के बाद एक गिरने वाले डोमिनोज की तरह एक पूरी रासायनिक चेन रिएक्शन है। और इस रासायनिक चेन रिएक्शन का असर सिर्फ शरीर के आकार या आवाज पर नहीं पड़ता। हाँ, इसका सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक परिणाम होता है जिसे हम डिस्पर्सल की घटना कहते हैं। डिस्पर्सल मतलब अलग होना? हाँ, अक्सर ये देखा जाता है कि किशोर बच्चे अचानक अपने माता पिता से दूर जाने लगते हैं, अपनी बातों को छिपाने लगते हैं और अपने दोस्तों के समूह के साथ अधिक समय बिताना चाहते हैं। हाँ, हर माता पिता की यही शिकायत होती है। समाज इसे अक्सर एक विद्रोही रवैये की तरह देखता है, लेकिन जीव विज्ञान कहता है कि ये कोई विद्रोह नहीं है। तो फिर क्या है? प्रकृति ही उस किशोर को माता पिता के घोंसले से बाहर धकेल रही है ताकि वो अपना खुद का एक नया समूह बना सके। ये जो बहुत ही तार्किक लग रहा है।
इस उम्र में मस्तिष्क के अंदरूनी हिस्से में कुछ बहुत ही दिलचस्प बदलाव हो रहे होते हैं। मस्तिष्क का वो हिस्सा जो निर्णय लेता है, यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हाँ, वो हिस्सा जो इनाम की चाह रखता है, डोपामाइन सेंटर, और वो हिस्सा जो डर और भावनाओं को प्रोसेस करता है, एमिगडाला। इन तीनों के बीच की कनेक्टिविटी अचानक से बहुत तेज हो जाती है। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर इस जैविक बदलाव को हम रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें, तो क्या इसका मतलब यह है कि टीनेजर्स का सारा जोखिम भरा बर्ताव, जैसे तेज गाड़ी चलाना या अजीबोगरीब फैशन अपनाना, सिर्फ एक किस्पेप्टिन नाम के अलार्म क्लॉक का कमाल है? एक तरह से हाँ। मतलब वे जानबूझकर माता पिता को परेशान नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका जीव विज्ञान उन्हें मजबूर कर रहा है कि वो बाहर जाएं और नई दुनिया के हिसाब से अपने मानसिक सेंसर्स को कैलिब्रेट करें। इसे बिल्कुल इसी तरह समझा जाना चाहिए। एक बच्चे को अंततः एक स्वतंत्र इंसान बनना ही है ना। बिल्कुल, हमेशा बच्चों की तरह तो नहीं रह सकते। उसे सुरक्षित माहौल से बाहर निकलकर बाहरी दुनिया में खतरों और अवसरों की भविष्यवाणी करने की अपनी क्षमता को बढ़ाना होगा। माता पिता से दूर जाना और बाहरी दुनिया के साथ तालमेल बिठाना इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। ये बहुत ही गहरी बात है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर जीव विज्ञान उन्हें माता पिता से दूर धकेल देता है, तो फिर वे समाज में बिल्कुल अकेले क्यों नहीं रह जाते? वे नए रिश्ते कैसे बनाते हैं? हाँ, हम दोस्त बनाते हैं, प्यार में पड़ते हैं। बिल्कुल। और यहीं से हमें उस मस्तिष्क रसायन विज्ञान की तरफ मुड़ना पड़ता है जो हमें वापस एक दूसरे से जोड़ता है। रिश्तों के रसायन विज्ञान की बात आते ही एलन शोर का सिद्धांत बहुत कुछ साफ कर देता है। उनके अनुसार कोई भी स्वस्थ रिश्ता एक सीसो या झूले की तरह काम करता है, जो लगातार दो अलग अलग अवस्थाओं के बीच झूलता रहता है। ओह, ये सीसो वाली एनालॉजी बहुत सटीक है। अगर मैं इसके लिए एक अपनी तरफ से उदाहरण दूं, तो ये ऐसा है जैसे एक तरफ डोपामाइन से प्रेरित अवस्था है। ये किसी नई और रोमांचक फिल्म के उस तेज तर्रार ट्रेलर की तरह है जिसे देखकर आप उत्साह से भर जाते हैं। हाँ, जब सब कुछ नया और एक्साइटिंग होता है। इसमें आंखें चौड़ी होती हैं, दिल धड़कता है, कुछ नया और रोमांचक करने की चाह होती है। और दूसरी तरफ सीरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन से प्रेरित अवस्था है, जो शांत अवस्था है। बिल्कुल, जो उस रविवार की दोपहर की तरह है जब आप आराम से सोफे पर बैठकर अपनी सबसे पसंदीदा पुरानी फिल्म देख रहे होते हैं। यहाँ कोई रोमांच नहीं है, बस एक शांत सुखदायक एहसास है। हाँ, एक साथ बैठकर आराम करना, आंखों में देखना, हल्का सा स्पर्श, एक अच्छा रिश्ता इन्हीं दोनों ट्रेलर और पूरी फिल्म के बीच संतुलन बनाता है। और इस संतुलन में ऑक्सीटोसिन की भूमिका पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ऑक्सीटोसिन? हाँ, ऑक्सीटोसिन सिर्फ सेरोटोनिन की तरह शरीर को शांत करने का काम नहीं करता। इसका काम बहुत गहरा है। अच्छा। ऑक्सीटोसिन दरअसल दो अलग-अलग इंसानों की आंतरिक भावनात्मक स्थिति को मैच करने का, यानी सिंक्रोनाइज करने का काम करता है। मतलब दोनों की भावनाओं को एक पेज पर लाना। एकदम सही। बायोलॉजिकल साइकेट्री जर्नल में छपा एक बहुत ही शानदार अध्ययन इसे साबित करता है। शोधकर्ताओं ने ऐसे कपल्स को चुना जो आपस में तीखी बहस या झगड़ा कर रहे थे। झगड़े के दौरान उन्हें नाक के जरिए ऑक्सीटोसिन दिया गया। और फिर क्या हुआ? नतीजा बहुत ही स्पष्ट था। न केवल उनके शरीर में तनाव पैदा करने वाला कॉर्टिसोल हार्मोन कम हो गया, बल्कि उनके बीच बात करने का तरीका सकारात्मक हो गया। वे एक दूसरे की बात को बेहतर ढंग से सुनने लगे। लेकिन एक सेकंड, यहाँ मैं एक बात का कड़ा विरोध करना चाहूंगा। हाँ, बताइए। अक्सर ना पॉप साइंस मैगजीन्स या इंटरनेट पर जो लेख होते हैं, उन्होंने ऑक्सीटोसिन को कडल हार्मोन या ट्रस्ट हार्मोन का एक बहुत ही भ्रामक टैग दे दिया है। हाँ, ये तो बहुत आम है। ऐसा लगता है जैसे ये गले लगने पर निकलने वाला कोई जादुई लिक्विड है जो सब कुछ ठीक कर देता है। लेकिन विज्ञान का नजरिया इससे अलग है। बिल्कुल अलग है। क्या ये वास्तव में सिर्फ प्यार का केमिकल है, या ये असल में एक दूसरे के अराउजल लेवल यानी सतर्कता के स्तर को कॉपी करने का एक डेटा शेयरिंग टूल है? बहुत उम्दा सवाल है। ऐसा लगता है जैसे ऑक्सीटोसिन शरीर के ऑपरेटिंग सिस्टम को निर्देश दे रहा है कि सामने वाले इंसान की भावनात्मक स्थिति का डेटा डाउनलोड करो और अपनी स्थिति को बिल्कुल उसके हिसाब से एडजस्ट कर लो। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। बात सिर्फ गले लगने या प्यार महसूस करने की नहीं है। आपका ये डेटा शेयरिंग टूल वाला नजरिया बिल्कुल सटीक है। तो ये सिंक्रोनाइज करता है? हाँ, ऑक्सीटोसिन एक सिंक्रोनाइजेशन टूल है। और इसी से जुड़ा एक और बेहद ताकतवर मॉलिक्यूल है, वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन? हाँ, वैसोप्रेसिन की ताकत को समझने के लिए प्रेरी वोल नाम के चूहों पर किए गए प्रयोगों से बेहतर कुछ नहीं है। मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा है। ये चूहे स्वभाव से मोनोगैमस होते हैं, यानी जीवन भर एक ही साथी के साथ रहते हैं।
लेकिन वैज्ञानिकों ने पाया कि ये उनका कोई नैतिक फैसला नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ उनके मस्तिष्क में वैसोप्रेसिन रिसेप्टर्स की संख्या का खेल है। जब उन चूहों में वैसोप्रेसिन के असर को ब्लॉक कर दिया गया तो उनका वो मोनोगैमस व्यवहार तुरंत खत्म हो गया। अरे वाह, मतलब पूरा व्यवहार ही बदल गया। बिल्कुल। ये तथ्य हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करता है कि जिन सामाजिक रिश्तों और वफादारी को हम इंसानों में एक बहुत बड़ा गुण मानते हैं, वे किस हद तक सिर्फ कुछ केमिकल्स द्वारा संचालित होते हैं। ये बात सच में दिमाग को हिला देने वाली है। लेकिन अगर हमारे रिश्ते, हमारी भावनाएं, सब कुछ इन हार्मोन्स और सर्किट पर ही निर्भर हैं, तो तब क्या होता है जब ये पूरा सिस्टम फेल हो जाता है? ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति होती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का वो आंतरिक भावनात्मक डैशबोर्ड पूरी तरह से क्रैश हो गया है और वो गहरे अवसाद या डिप्रेशन में चला गया है। तब वो वापस कैसे लौट सकता है? यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण शारीरिक संरचना की एंट्री होती है, वेगस नर्व। हाँ, वेगस नर्व। ये नर्व मस्तिष्क और हमारे शरीर के अंगों जैसे हृदय और आंत के बीच फैले हुए एक बहुत बड़े टू-वे हाईवे की तरह काम करती है। दोनों तरफ से जानकारी का लगातार आदान प्रदान होता रहता है। और पता है, वेगस नर्व को लेकर भी एक बहुत बड़ा मिथक फैला हुआ है जिसे दूर करना जरूरी है। कैसा मिथक? बहुत से लोग मानते हैं कि वेगस नर्व को उत्तेजित करने या एक्टिवेट करने का मतलब है शरीर को हमेशा शांत कर देना। हाँ, इंटरनेट पर तो यही बताया जाता है कि इसे एक्टिवेट करो और शांत हो जाओ। लेकिन वेगस नर्व का काम सिर्फ शांत करना नहीं है, ये शरीर को सतर्क करने वाले सिग्नल भी मस्तिष्क तक ले जाती है। मतलब अराउजल। बिल्कुल। भावनाओं के उस ऑटोनॉमिक अराउजल वाले पैमाने को नियंत्रित करने के लिए इस तंत्रिका का एक डेटा केबल की तरह सही तरीके से काम करना बहुत जरूरी है। इसी बात को साबित करने के लिए स्टैनफोर्ड के कार्ल डाइसरोथ ने एक बहुत ही चौंकाने वाला केस स्टडी प्रस्तुत किया है। वो सैली वाला केस? हाँ, सैली नाम की एक मरीज थी। वो इतने गंभीर डिप्रेशन में थी कि उसने अपनी मानसिक स्थिति को एक पैनकेक की तरह बताया था। पैनकेक? बिल्कुल चपटा। उसे कोई दुख नहीं था, कोई खुशी नहीं थी, कोई ऊर्जा नहीं थी, वो बस खाली महसूस कर रही थी। ये डिप्रेशन का बहुत ही चरम स्तर है। और डॉक्टर ने किसी दवा का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने बस उसकी वेगस नर्व पर महज 1.5 मिलीएम्प का एक बहुत ही हल्का सा इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दिया। और जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला था। किसी चमत्कार से कम नहीं था। केवल कुछ ही मिनटों के भीतर सैली की वो पैनकेक जैसी उदासी गायब हो गई। मिनटों में? हाँ, वो अचानक मुस्कुराने लगी, अपनी पिछली छुट्टियों के बारे में बात करने लगी और खुशी-खुशी यूट्यूब वीडियोस पर चर्चा करने लगी। देखिए, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि ये चमत्कार हुआ कैसे? कैसे हुआ? ये डिप्रेशन को समझने के हमारे नजरिए को बदल देता है। डिप्रेशन सिर्फ एक बुरी भावना नहीं है, ये असल में मस्तिष्क के उस इंटेरोसेप्टिव मैप का एक स्ट्रक्चरल फेलियर है, यानी ढांचागत विफलता। मतलब सिस्टम क्रैश हो गया था? हाँ, जब सैली की वेगस नर्व को वो हल्का सा करंट मिला तो उस नर्व ने मस्तिष्क को एक जोरदार सिग्नल भेजा कि शरीर के अंग सतर्क और सक्रिय हैं। मस्तिष्क ने उस डेटा को पढ़ा और तुरंत अपनी स्थिति को अपडेट कर लिया। उसका ऑटोनॉमिक अराउजल और वैलेंस का जो पूरा ढांचा चपटा हो गया था वो पल भर में बदल गया। ये तो अद्भुत है। इससे ये स्पष्ट होता है कि हमारी भावनात्मक स्थिति कितनी गहराई से और कितनी यांत्रिक रूप से हमारे नर्वस सिस्टम के तारों से जुड़ी हुई है। सच में यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब एक मामूली सा इलेक्ट्रिकल करंट किसी इंसान की पूरी भावनात्मक दुनिया को मिनटों में अंधेरे से निकालकर चेयरफुलनेस की रोशनी में बदल सकता है। हाँ, एक छोटे से करंट से। ये सोचना भी रोंगटे खड़े कर देता है। ये केस स्टडी भावनाओं की पूरी परिभाषा को ही एक यांत्रिक और इंजीनियरिंग का रूप दे देता है। हमने इस चर्चा की शुरुआत में ये कहकर की थी कि भावनाएं बहुत जटिल होती हैं। हर व्यक्ति का लाल रंग अलग होता है। बिल्कुल। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भले ही वो लाल रंग अलग हो, पर उसे बनाने वाली मशीनरी, वो नसों और रसायनों का जाल बिल्कुल स्पष्ट और सटीक है। शायद यही इस पूरी वैज्ञानिक यात्रा का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। जब हम अपनी भावनाओं को सिर्फ खुशी या उदासी जैसे एक आयामी लेबल देने के बजाय उन्हें उन 3 आयामों सतर्कता, वैलेंस और आंतरिक या बाहरी ध्यान में देखना शुरू करते हैं, तो हमारे पास एक नियंत्रण आ जाता है। हम खुद को बेहतर समझ पाते हैं। बचपन में एक सुरक्षित या असुरक्षित बच्चे के रूप में हमारे जो इंट्रोसेप्टिव पैटर्न बने,
यौवन में किस्पेप्टिन ने जिस तरह हमारे मस्तिष्क की वायरिंग को बाहरी दुनिया के लिए खोला और ऑक्सीटोसिन या वैसोप्रेसिन जैसे मॉलिक्यूल्स जिस तरह हमें दूसरों के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं, ये सभी वैज्ञानिक साक्ष्य ये साबित करते हैं कि भावनाएं कोई जादुई या छूती चीज नहीं है। बिल्कुल। वे एक जीवित, बदलती हुई जैविक प्रक्रिया है। तो इतने सारे वैज्ञानिक पहलुओं को एक साथ रखने के बाद अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल मन में उभरता है। क्या सवाल? अगर हमारी सबसे गहरी भावनाएं, चाहे वो किसी के लिए अपार प्रेम हो, किसी के जाने का गहरा दुख हो या किसी पर अटूट विश्वास हो, सिर्फ हमारे बचपन की इंट्रोसेप्टिव आदतों, कुछ न्यूरोलॉजिकल तारों और वैसोप्रेसिन जैसे केमिकल्स का ही नतीजा है, हाँ, तो क्या इसका मतलब ये है कि भविष्य में हम अपनी भावनाओं को बिल्कुल किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तरह अपनी मर्जी से रीप्रोग्राम कर पाएंगे? ये तो साइंस फिक्शन जैसा लगता है। लेकिन सोचिए, अगर वेगस नर्व को हल्का सा करंट देकर कोई पैनकेक जैसी उदासी से बाहर आ सकता है, तो क्या कोई ऐसी तकनीक आ सकती है जो हमें हमेशा के लिए दुख और दर्द से मुक्त कर दे? ये सोचने वाली बात है। और सबसे जरूरी बात, अगर ऐसा संभव हो भी गया, तो क्या हम वास्तव में ऐसा चाहेंगे? क्या दर्द, दुख और एंग्जाइटी के बना हमारी उस मानवीय सिम्फनी की खूबसूरती बाकी रहेगी, या हम सिर्फ एक हमेशा मुस्कुराने वाली, शांत और स्थिर मशीन बनकर रह जाएंगे? बहुत ही गहरा विचार है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको अकेले में बैठकर जरूर सोचना चाहिए।